हेलो, मैं हूं केसरी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। इसके स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका स्वागत है। वैसे तो हम डेली करंट अफेयर से जुड़े खबरें और उन पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस लेकर तो आते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि मेरा उद्देश्य ये है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका पीटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो सके, तो इसके लिए हम बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट से भी एमसीक्यूज आपको देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर है पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चंस को लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि जुड़ा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी समेकित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और मुख्य अकाउंट होता है, फंड होता है। इसमें गवर्नमेंट की सारी कमाई जाती है, जैसे कि टैक्स हो गया, फीस हो गया, सरकारी कंपनियों से मिलने वाला जो पैसा है, इनकम है, और सरकार द्वारा लिया गया कर्ज। यही वो अकाउंट है जिससे सरकार अपने सारे खर्च करती है, जैसे किसी को सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को सड़कें बनवाना, प्लान्स जो हैं बने हैं एग्जीक्यूट करना, या जो पुराने लोन्स है गवर्नमेंट को उनको रीपे करना। लेकिन गवर्नमेंट इस खाते से ऐसा मनमानी पैसा नहीं निकाल सकती, एक भी रुपया नहीं निकाल सकती। संसद के मंजूरी के बिना इसमें से एक भी पैसा खर्च हो ही नहीं सकता। इससे सरकारी खर्चों पर जनता और संसद की एक निगरानी बनी रहती है और एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। भाई, पब्लिक का पैसा पब्लिक को पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है। इस फंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है रेवेन्यू वाला पार्ट, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स इनकम आता है, और दूसरा होता है कैपिटल वाला पार्ट, जिसमें सरकार द्वारा लिया गया कर्ज हो गया या जो बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो शामिल होती हैं। इसके अलावा 2 और अकाउंट होते हैं। एक होता है आकस्मिक निधि, जो इमरजेंसी के दौरान खर्च किया जाता है, जैसे कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अभी इधर जैसे कोविड वगैरह आ गया था। और एक होता है पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाता, वो पैसा जो सरकार का नहीं होता है, जैसे कर्मचारियों की जो भविष्य निधि है पीएफ वगैरह से कटता है, या दूसरे जो छोटी बचत वगैरह लोग किए रहते हैं। तो समेकित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है, देश का सबसे अहम अकाउंट होता है, जिससे सरकार की कमाई और खर्च दोनों को ट्रांसपेरेंट तरीके से और जिम्मेदार तरीके से संभाल कर पैसा सरकार का रखा जाता है। लेते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि जुड़ा है कॉन्टिजेंसी फंड है, जिसका अभी जिक्र किया मैंने। तो कॉन्टिजेंसी फंड सरकार का एक खास इमरजेंसी फंड होता है, जिसका इस्तेमाल अचानक आने वाले खर्चों के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया, जैसे कोई बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, महामारी हो गई, वॉर हो गया, इन सारे इमरजेंसी कंडीशन में, सिचुएशंस में इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को तुरंत पैसा चाहिए होता है ऐसे में, लेकिन संसद से मंजूरी लेकर पैसा निकालने में टाइम लग जाएगा। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, इसलिए सरकार आकस्मिक निधि से तुरंत पैसा निकाल करके पहले जो काम है ज़रूरी उसको निपटाया जाता है, फिर बाकी की चीज़ें जो होती हैं वो तो होती ही हैं। ये फंड संविधान के आर्टिकल 267 के तहत बनाया गया है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। इसका संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। इसमें पहले से कुछ अमाउंट जमा रहता है, जिससे सरकार तुरंत ज़रूरत पूरी कर सके। 2021 में इस निधि की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दी गई थी। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की पहले से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन खर्च के बाद संसद को जानकारी देनी होती है कि भैया ये अमाउंट था, इतना यहाँ खर्च हुआ है, और वो राशि संचित निधि से वापस फिर से इसमें डाल दिया जाता है। संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी ज़रूरी होती है, जैसा कि हमने अभी बताया, लेकिन आकस्मिक निधि से इमरजेंसी में बिना मंजूरी के खर्च किया जा सकता है। बात वही है बार बार, इसे सरकार का आपातकालीन बचत खाता भी कह सकते हैं। और आज का आखिरी टॉपिक है जो वो है महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। ये तब होती है जब संसद को लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, यानी ऐसा काम किया है जो संविधान के खिलाफ है। इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 61 में यानी आर्टिकल 61 में बताया गया है। सबसे पहले संसद के किसी सदन, चाहे वो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, अपर हाउस, लोअर हाउस, जो में कोई भी है, इसमें राष्ट्रपति को हटाने का प्रपोजल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है। इस प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सांसदों के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पहले रिटन नोटिस दिया जाता है, ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाए। फिर उस सदन में वोटिंग होती है, और यदि कुल सदस्यों का मेजॉरिटी और मौजूद सदस्यों के 2/3 से ज़्यादा यानी 2/3 से ज़्यादा सदस्य इस रेजोल्यूशन को अगर पास कर देते हैं, उनके पक्ष में वोट करते हैं, तो ये रेजोल्यूशन पास माना जाता है। अब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और वहाँ भी इसी तरीके का वोटिंग होता है, उसी तरीके से पास किया जाता है। जब दोनों सदनों से ये पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आज तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। तो देख लेते हैं आज के इन तीनों टॉपिक्स पर
कुछ MCQs। आपसे आग्रह है, दर्शकों से आग्रह है कि आप कमेंट करके आंसर भी बताते रहें ताकि हमें भी मज़ा आता रहे कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप ही हैं जो हमारे व्यूज़ को, हमारी पहचान को बना रहे हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं अथवा हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 यानी 267 आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे खर्च करने के लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, प्रायर परमिशन। तीसरा स्टेटमेंट है, अभी वर्तमान में इसकी सीमा 30,000 करोड़ रुपए तक है। चौथा भी स्टेटमेंट है, इसका नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास होता है। आपको सही ऑप्शन चुनना है कोड के बेसिस पर। आपका ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है असर्सन रीजन से। असर्सन है ए, समेकित निधि से कोई भी व्यय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा उसे अनुमोदित न किया गया हो। रीजन यानी आर, समेकित निधि में केवल प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय और सरकार द्वारा लिए गए कर्ज शामिल होते हैं। अब आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, असर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्सन की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन बी, असर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्सन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, असर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, अथवा ऑप्शन डी, असर्सन गलत है लेकिन रीजन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी असर्सन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। एक्चुअली है क्या कि समेकित निधि से कोई भी धन संसद की मंजूरी के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 266 क्लास 3 में यानी आर्टिकल 266 क्लास 3 में क्लियरली मेंशन किया गया है। रीजन पार्शियली सही है रीजन, लेकिन अधूरी और भ्रामक है। समेकित निधि में न केवल प्रत्यक्ष कर और कर्ज बल्कि अप्रत्यक्ष कर, नॉन रेवेन्यू टैक्सेस जैसे कि फीस हो गया, कहीं से डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, हमने किसी को अगर लोन दिया है गवर्नमेंट ने, ये भी शामिल होते हैं, इसलिए कथन आर थोड़ा सा गलत है। लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत के लिए संबंधित सदन के कुल सदस्यों में से कितने प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। ऑप्शंस हैं ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 अथवा ऑप्शन डी 2/3। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1/4। तो दोस्तों ये थी डेली प्रिपेयर में आज की 3 स्टैटिक MCQ जो कि जुड़े थे पॉलिटी से। ऐसे ही दूसरे इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए, साथ में स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड स्टैटिक MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।